मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीएस गाथा पर। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि यह सीपीसी का बेयर एक्ट है। आज से हम आप लोगों को सीपीसी पढ़ाएंगे, सिविल प्रोसीजर कोड। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो देखने से पहले अपना जो बेयर एक्ट है आप लोग उसको खोल लीजिए और उसको देखिए। जो मैं बताता रहा हूँ, यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो समझिए और उसको पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आता हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखने का प्रयास करिए, क्योंकि अब परीक्षाएं धीरे धीरे नज़दीक आ रही हैं, तो आप लोगों को अब एकदम से तैयार हो जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आदेश एक, वाद के पक्षकार। आदेश एक है वाद के पक्षकार, ठीक है ना। पार्टीज टू सूट्स। चलिए शुरू करते हैं। वादियों के रूप में कौन संयोजित किए जा सकते हैं? वादियों के रूप में कौन संयोजित किए जा सकते हैं? अर्थात जब कोर्ट में केस फाइल होता है तो उस फाइल में जो है वादी और प्रतिवादी का नाम लिखा रहता है, ठीक है ना। तो वादियों और प्रतिवादियों के रूप में कौन संयोजित किए जा सकते हैं? वादियों के रूप में कौन संयोजित किया जाएगा? तो कौन कौन से नाम जो है उस फाइल में वादियों के रूप में लिखे जा सकते हैं, यह बताया गया है। वे सभी व्यक्ति वादियों के रूप में वाद में संयोजित किए जा सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन संयोजित होगा? एक ही कार्य या समव्यवहार या कार्यों या समव्यवहारों की आवली में। भाई वादी और प्रतिवादी कौन होता है? ठीक है, या तो हमारा हिस्सेदार हो, या तो हमने किसी से संविदा किया हो, ठीक, या तो कोई ऐसा कार्य किया हो, ठीक है, जिससे किसी को अड़चन दोष पैदा हो गई हो, तो वही ना वादी प्रतिवादी होगा। भाई हमारा खेत है, हम दो भाई हैं, ये भी दो भाई हैं, दोनों अलग हो गए हैं, तो दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया खेत को लेकर के। तो वादी और प्रतिवादी कार्य या समव्यवहार या कार्यों या समव्यवहारों की आवली के बारे में या उनसे पैदा होने वाले अनुतोष पाने का अधिकार, उनमें से संयुक्ततः, पृथकतः या अनुकल्पतः वर्तमान होना अभिकथित है। क्या होना? अनुतोष। अनुतोष का मतलब जो रिलीफ, जो कोर्ट जो अंतिम आदेश देता है तो उसमें रिलीफ पैदा देता है वो, ठीक है ना। तो क्या होगा? या तो संयुक्ततः होगा कि जितने वादी हैं बराबर बराबर हिस्से में बांट लें, या तो पृथकतः होगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा किसी को कम मिलेगा, वादी को जो भी केस जीते, ठीक है। या तो अनुकल्पतः होगा, अर्थात अल्टरनेटिव होगा, वैकल्पिक होगा। वर्तमान होना अभिकथित है, यानी कि उस अनुतोष में वह रहना जरूरी है। वर्तमान मतलब रहना, जो भी डिक्री पारित होगी उसमें जो है अनुतोष का रहना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति पृथक पृथक वाद लाए तो विधि या तथ्य का प्रश्न पैदा हो जाता है। यदि ऐसे व्यक्ति जो है पृथक पृथक, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, ए और बी दो भाई हैं, ये डी के लड़के हैं, ए बी जो है डी के लड़के हैं, सी और डी जो है, सी सुनिए यहाँ से सुनिए, सी और डी दो भाई हैं, ये दोनों मर चुके हैं। डी के दो लड़के हैं, सी के दो लड़के हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है, अगर इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई विवाद है तो ये लोग एक ही वाद में लाएंगे, या तो अलग अलग भी ला सकते हैं, लेकिन इनको पूछा जाएगा बाद में कि आप जब एक ही वाद में यह ला सकते थे, एक ही केस में दोनों को जो है आप प्रतिवादी बना सकते थे, तो आपने दो केस क्यों किया? ठीक है। नियम 2, पृथक विचारण का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति। यहाँ न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वादियों के किसी संयोजन से वाद के विचारण में उलझन या विलंब हो सकता है, वहाँ न्यायालय वादियों से निर्वाचन करने को कह सकेगा, ठीक है। अब जैसे कोई प्रॉपर्टी है ए बी सी डी, ये बड़ा भाई है, इसने जो है सबका नाम जो है वादी के रूप में लिख दिया, ठीक है। ये विवादित प्रॉपर्टी है। अब डी को यह लगता है कि मेरे भाई ने चालाकीवश जो है मुझे फंसा दिया है केस में, तो यह जो है अपना नाम वापस ले सकता है, ठीक है ना। या ये कह सकता है कि
मेरा विचारण अलग, मेरा जो है केस अलग किया जाए न्यायालय के सामने, ठीक है। तो पृथक विचारण का आदेश देने जो समाचीन होगा, तो न्यायालय जो है पृथक विचारण का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति होती है। सभी पक्षकारों को सुनने के बाद यदि उसे लगता है कि एक में केस चल सकता है तो ठीक है, नहीं तो अलग हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कोर्ट में मैटर आते हैं कि लोग एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते हैं, वादी वादी या प्रतिवादी प्रतिवादी भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रतिवादियों के रूप में कौन संयोजित किए जा सकेंगे? वे सभी व्यक्ति प्रतिवादियों के रूप में संयोजित किए जा सकेंगे जहाँ क एक ही समव्यवहार या व्यवहार, एक ही कार्य समव्यवहार या कार्य समव्यवहारों की आवली में के बारे में या उनसे पैदा होने वाले अनुतोष पाने का अधिकार उनके विरुद्ध संयुक्तता या पृथकता या अनुकल्पता वर्तमान होला अभिकथित है, ठीक है ना। उनके विरुद्ध यहाँ लिखा हुआ है। यदि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध पृथक पृथकवाद लाए जाते तो विधि या तथ्य का प्रश्न पैदा हो जाता, विधि या तथ्य का प्रश्न पैदा होता। आगे बढ़ते हैं। जैसे वादियों के रूप में मैंने आपको बताया, ठीक वैसे ही प्रतिवादियों के बीच भी आए। नियम 3 को, जहां प्रतिवादियों के संयोजन से उलझन या विचारण में विलंब हो सकता है वहां पृथक विचारण का आदेश देने की शक्ति। महत्वपूर्ण है ये। जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादियों के संयोजन से वाद के विचारण में उलझन या विलंब हो सकता है, वहां न्यायालय पृथक विचारण का आदेश या ऐसा अन्य आदेश दे सकता है जो न्याय के हित में हो, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? अब इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि क्यों, क्या है ये। जैसे मान के चलिए यह कोई प्रॉपर्टी है, ए ने जो है इस पर दावा दाखिल कर दिया है और इस पर जो है बी सी डी रहते हैं। डी की मृत्यु हो गई या डी ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। डी ने जो है अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को जो है तलाक दे दिया है या मेंटेनेंस का दावा चल रहा है, तो न्यायालय ने जो डी का हिस्सा है इस प्रॉपर्टी में इसको अटैच कर दिया है। समझ रहे हैं ना? इसको अटैच कर दिया है। तो अब जो है न्यायालय को ये दिक्कत होगी कि ए बी सी डी को जो है इसमें रखा जाए या डी को जो है इससे जो प्रतिवादी बनाया गया उससे अलग निकाल दिया जाए, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके से समझिए, क्योंकि यह दावा जो है दोनों एक ही में नहीं चल सकता है। नियम 4, न्यायालय संयुक्त पक्षकारों में से एक या अधिक के पक्ष में या उनके विरुद्ध निर्णय दे सकेगा। न्यायालय संयुक्त पक्षकारों में से एक या अधिक के पक्ष में या उनके विरुद्ध निर्णय दे सकेगा। वादियों में से जो एक या अधिक वादी अनुतोष के हकदार पाए जाएं, उनसे या उनके पक्ष में उस अनुतोष के लिए जिनके वह या वे हकदार हों। ख, प्रतिवादियों में से या अधिक प्रतिवादी दायी पाए जाएं या उनके विरुद्ध अपने अपने दायित्वों के अनुसार निर्णय किसी संशोधन के बिना दिया जा सकेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक कह रहा है कि वादियों में से एक, यहाँ पे देखिए, वादियों में से एक या अधिक वादी अनुतोष के हकदार पाए जाए या उनके पक्ष में अनुतोष के लिए जिनके लिए वे हकदार हों, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब है कि जैसे ए बी सी डी सब लोग जो है वादी हैं, तो जिनके भी पक्ष में अनुतोष दिया जा सकता है उनके दिया जाएगा, जिनके वे हकदार होंगे, ठीक है। जो नहीं हकदार होंगे उनके पक्ष में अनुतोष नहीं दिया जाएगा। प्रतिवादियों में से या एक या अधिक प्रतिवादी दायी पाए जाएं, उनके विरुद्ध अपने अपने दायित्वों के अनुसार किसी संशोधन के बिना दिया जा सके, निर्णय किसी संशोधन के बिना दिया जा सके, ठीक है। अब जैसे ए बी
सी जो है ये प्रतिवादी हैं, तो अपने दायित्व के अनुसार जितना इनका भाग होगा, उसमें हिस्सा होगा प्रॉपर्टी में, जितना इन्होंने कार्य या दोष किया होगा, उस भाग के अनुसार जो है इनको दायी बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दावाकृत संपूर्ण अंतोष में प्रतिवादी का हितबद्ध होना आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि हर प्रतिवादी अपने विरुद्ध किसी वाद में दावाकृत संपूर्ण अनुतोष में जो है हितबद्ध रहे। समझ रहे हैं ना आपने? अब समझिए उसका उस पूरे जो संपूर्ण अंतोष के बारे में हितबद्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नियम 6, एक ही संविदा के आधार पर दायी पक्षकारों का संयोजन। किसी वादी किसी एक संविदा के आधार पर पृथकतः या संयुक्ततः या पृथकतः दायी सभी या किन्हीं व्यक्तियों को जिनके विरुद्ध विनिमय पत्र, हुंडियों, वचन पत्र के पक्षकार भी हैं, ठीक है ना, विनिमय पत्र, हुंडियों और वचन पत्र के पक्षकार भी हैं, एक ही वाद में पक्षकारों के तौर पर अपने विकल्प के अनुसार संयोजित कर सकेंगे या हो सकेंगे, ठीक है ना। तो ये भी आप समझ लीजिए, जैसे कोई संविदा है या ये प्रॉपर्टी है कोई, और ये प्रॉपर्टी है एक ही, आजकल जैसे प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है, और बी ने जो है इसका एग्रीमेंट लिखवा लिया, तो बी भी जो है, अभी खरीदा ने सिर्फ एग्रीमेंट लिखवाया है, बी भी जो है इसको पक्षकार बनाया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब वादी को संदेह हो कि किससे प्रतितोष चाहा गया है, जहां वादी को यह संदेह हो कि जो पक्षकार है, जैसे विपक्ष है, जैसे पक्ष है, जब वादी को यह संदेह हो कि किससे जो है अनुतोष चाहा गया है, ठीक है, जैसे ये प्रॉपर्टी है, इसको इन्होंने कब्जा कर लिया है 3-4 लोगों ने मिल करके, तो जब जहां वादी को यह संदेह हो कि जो है किससे जो है हमको हर्जाना या कब्जा वापस लेना है, जहां वादी इस बारे में संदेह हो कि व्यक्ति कौन है जिससे प्रतितोष अभिप्राप्त यानी कि रिलीफ जिससे हमको अभिप्राप्त करना है, लेना है, हकदार है, वहाँ या दो से अधिक प्रतिवादियों के लिए संयोजित कर सकेगा, और सभी पक्षकारों के बीच इस प्रश्न के बारे में अवधारित किया जा सकेगा कि प्रतिवादियों में से कौन किस विस्तार तक दायी है, ठीक है। नियम 8, एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्तिवाद ला सकेगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा। तो यह जो आप देख रहे हैं यह रिप्रेजेंटेटिव सूट है, ठीक है। अक्सर परीक्षा में यह पूछा जाता है कि प्रतिधायी वाद कौन से आदेश में है, तो आदेश 1, ऑर्डर 1, रूल 8 में जो है प्रतिधायी वाद है, रिप्रेजेंटेटिव सूट है। रिप्रेजेंटेटिव सूट है, ठीक है। तो जहां एक ही वाद में, अब रिप्रेजेंटेटिव सूट किसे कहते हैं, जहां एक ही वाद में एक ही हित रखने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं, ठीक है। और जैसे गांव समाज की ज़मीन हो जाती है तो उसमें सभी की ज़मीन भाई होती है गांव समाज की, तो जो है उसको जो है एक ही 2 व्यक्ति लीड करते हैं। सभी लोग, अब 50 लोग हैं तो 50 लोग न्यायालय में नहीं जाएंगे, उनकी तरफ से 1 या 2 आदमी ही जाएगा, या 50 प्रतिवादी हैं तो 50 लोग न्यायालय में नहीं जाएंगे, उनकी तरफ से 1 या 2 ही व्यक्ति जाता है। इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से, न्यायालय के आदेश से ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्तिवाद ला सकेंगे, या उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा, या उनके वाद में प्रतिरक्षा कर सकेंगे, ठीक है ना। ख, न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे के लिए ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक
व्यक्ति वाद ला सकेंगे या उनके विरुद्ध वाद लाए जा सकेंगे। अब जैसे अनुच्छेद 32 आप लोग पढ़ा होगा संविधान का, अनुच्छेद 226, ये उस प्रकार के वाद है, इसी को प्रतिनिधाई वाद भी कहते हैं। ठीक है, जैसे PIL होता है इस टाइप का कि मजदूरों के विरुद्ध जो है अत्याचार हो रहा है, तो उसमें से एक व्यक्ति जाएगा जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वाद दाखिल कर देगा, तो इसी को प्रतिनिधाई वाद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। खंड 2, न्यायालय ऐसे प्रत्येक मामले में जहां उपनियम 1 के अधीन अनुज्ञा या निर्देश दिया गया है, इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों को या तो वैयक्तिक तामील करा कर या जहां व्यक्तियों की संख्या या किसी अन्य कारण से ऐसी तामीली युक्त रूप से साध्य नहीं है, वहां लोक विज्ञापन द्वारा, ठीक है, जैसा भी न्यायालय हर एक मामले में निर्दिष्ट करे, वाद के संस्थित किए जाने की सूचना वादी के खर्चे पर देगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी या एक सार्वजनिक वाद है, इसमें जो है विपक्ष में जो है 50 आदमी हैं, या 50 आदमियों को, अब भाई न्यायालय जो है हर एक आदमी के घर जो है अपना ऑफिसर नहीं भेज सकता है, तो वादी जो है अब इनके 50 आदमियों को जो है सूचना भेजना है कि आपके खिलाफ केस हो गया है, तो वादी जो है न्यायालय में कुछ फीस जमा करेगा, रजिस्ट्री डाक का पैसा, और इन 50 के घर जो है एक एक लेटर भेज दिया जाएगा कि आपके खिलाफ जो है केस हो गया है, या तो विज्ञापन निकाल दिया जाएगा अखबार में, छोटा सा इश्तिहार में, कि इसके माध्यम से आपको सूचना मिल जाए लोकल अखबार में। तीसरा, कोई व्यक्ति जिसकी ओर से या जिसके फायदे के लिए उपनियम 1 के अधीन कोई वाद संस्थित किया जाता है या ऐसे वाद में प्रतिरक्षा की जाती है, उस वाद में पक्षकार बनाए जाने के लिए न्यायालय को आवेदन कर सकेगा। ठीक है ना, यहाँ पे आवेदन किया जा सकता है कि उस वाद में जो है पक्षकार बना दिया जाए, कोई छूट गया हो या कोई जान समझ रहा हो कि मुझको इस केस में क्यों नहीं जोड़ा गया, तो एक आवेदन के माध्यम से वह उस केस में जो है जुड़ सकता है। तो आदेश 23 नियम 1 के अधीन के उपनियम 1 के अधीन आदेश 23 उपनियम 1 क्या है? वाद का प्रत्याहरण और समायोजन। वाद का प्रत्याहरण और समायोजन जो है आदेश 23 है। ठीक है, आदेश 23 उपनियम 1। ठीक है, तो यह है वाद का प्रत्याहरण और समायोजन आदेश 23। वाद का प्रत्याहरण या दावे के भाग का प्रत्याग, यह कहता है आदेश 23 का नियम 1, वाद के दावे के भाग का परित्याग, प्रत्याहरण या प्रत्याग। प्रत्याहरण का मतलब वापस लेना, प्रत्याग का मतलब त्याग देना। ठीक है ना, इसके संदर्भ में यह बताया गया है खंड 5, जहां ऐसे वाद में वाद लाने वाला या प्रतिरक्षा करने वाला कोई व्यक्ति वाद या प्रतिरक्षा में तत्समय तत्परता से कार्रवाई नहीं करता है, वहां न्यायालय उस वाद में वैसा ही हित रखने वाले अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर रख सकेगा। ठीक है ना, तो नियम 6, इस नियम के अधीन वाद में पारित डिक्री उन सभी व्यक्तियों पर आबदकर होगी जिनकी ओर से या जिनके फायदे के लिए, जिनकी ओर से या जिनके फायदे का मतलब, जिनकी ओर से माने वादी की ओर से, या जिनके फायदे के लिए मतलब जो लाए गए थे, वादी की तरफ से जिनके फायदे के लिए लाए गए थे। यथास्थिति वाद संस्थित किया गया, ऐसे वाद में प्रतिरक्षा की गई है। ठीक है ना, सभी व्यक्तियों पर आबदकर होगी। अगर 50 हैं तो 50, 250 है 250, 1000 है तो 1000 लोगों के लिए। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा इसमें हित ज़्यादा है या कम है। स्पष्टीकरण, इस बात का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि वे व्यक्ति जो वाद ला रहे हैं उनके लिए उनके विरुद्ध वाद लाया गया है या ऐसे वाद में प्रतिरक्षा कर रहे हैं, किसी एक वाद में वैसा ही हित रखते हैं या नहीं, यदि साबित करना आवश्यक नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों का वही वाद हेतुक है, तो उन व्यक्तियों का है जिनकी ओर से या जिनके फायदे के लिए यथास्थिति वाद ला रहे हैं या
उनके विरुद्ध वाद लाया जा रहा है या वे ऐसे वाद में प्रतीक्षा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नियम 8 क, न्यायालय की कार्रवाई में राय देने या भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को अनुज्ञा देने की शक्ति। ठीक है ना। तो इसमें यह है कि न्यायालय की कार्रवाई में यदि कोई व्यक्ति राय देना चाहता है या कोई ऐसी संस्था है जो राय देना चाहती है, तो न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसा राय, ऐसा मशवरा जो है न्यायालय को दिया जा सकता है, जिसमें किसी पक्षकार का हित और अहित जो है सम्मिलित हो। निकाय ऐसी विधि के प्रश्न में हितबद्ध है जो किसी वाद में प्रत्यक्षता या सारतः विवाद्य है, और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को उस विधि के प्रश्न पर राय देने के लिए अनुज्ञा करना लोकहित के आवश्यक है, तो ऐसे व्यक्ति को, व्यक्तियों के निकाय को ऐसी राय देने के लिए और वाद के कार्रवाई में ऐसे भाग लेने के लिए अनुज्ञा कर सकेगा जो न्यायालय विनिर्दिष्ट करे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम 9 है कुसंयोजन और असंयोजन। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, बहुत महत्वपूर्ण है। नियम 1, ऑर्डर 1, रूल 9, असंयोजन और कुसंयोजन। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं इसमें। कुसंयोजन का मतलब क्या होता है कि जो वादी है, वादी ने अपने अलावा या किसी ऐसे व्यक्ति को जो है वाद का पक्षकार या वादी बना दिया है जो उसमें हितबद्ध नहीं है। जैसे मान के चलिए ये एक प्रॉपर्टी, एक खेत है, यह ए का है। अब यहाँ पर भी एक खेत है, यहाँ पर भी एक खेत है और यहाँ पर भी एक खेत है। ये जो बीच वाली प्रॉपर्टी है एक ही प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। और ये जो प्रॉपर्टी है ये जो प्रॉपर्टी है बी की है। ठीक है, ये बी की प्रॉपर्टी है। अब ए ने जो है, बी ने जो है इसके ए वाले हिस्से पे कब्जा कर लिया है। तो ए ने, अब भाई इसका इससे और इससे मित्रता है एक ही, ए ने भी इनको जो है पार्टी बना दिया है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कुसंयोजन। वादी जब अनर्गल लोगों को वादपत्र में घुसा देता है अपने पक्ष में, तो उसको कहते हैं कुसंयोजन। अब असंयोजन किसे कहते हैं? अब बी जो है एक का अपोजिट है। बी के ए ने जो है बी के खिलाफ जो वाद किया है और इसके अगल बगल के लोगों को भी जो है इसने जो है बी में जो है जोड़ दिया है, मैं प्रतिवादी में। अब बी के लड़के भी हैं, उनको भी जो है प्रतिवादी बना दिया, उसकी औरत को भी प्रतिवादी बना दिया है। तो यह असंयोजन इसको कहा जाता है। ठीक है ना। अपनी तरफ जब जोड़ेगा तो उसको कुसंयोजन कहा जाएगा, और जब विपक्षी को जोड़ेगा तो उसको असंयोजन कहा जाएगा। विपक्षी को जब विपक्षी को जोड़ेगा और अनर्गल लोगों को जोड़ेगा तो उसको असंयोजन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गलतवादी के नाम से वाद। गलतवादी के नाम से वाद। अब जैसे यहाँ पर देखिए, जहाँ कोई वाद वादी के रूप में गलत व्यक्ति के नाम से संस्थित किया गया है, या जहाँ यह संदेहपूर्ण है कि सही वादी के नाम से संस्थित किया गया है, वहाँ यदि वाद के किसी भी प्रक्रम में न्यायालय को समाधान हो जाता है, किसी भी प्रक्रम में शुरू से अंत तक। ठीक है ना, यहाँ लिखा है किसी भी प्रक्रम में समाधान हो जाता है कि वह सद्भाविक भूल से संस्थित किया गया है और विवाद के वास्तविक विषय के अवधारण के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो ऐसे निबंधनों पर जो वह न्याय संगत समझे, वाद के किसी प्रक्रम में किसी अन्य व्यक्ति के वादी के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने या जोड़े जाने का आदेश दे सकता है। वाद के किसी भी प्रक्रम में यहाँ पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में ही कि मध्य में कि बीच में, प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, यदि नाम जुड़, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है आशीष, ठीक है ना। अब भूलवश या त्रुटिवश या किसी कारणवश इस पे लिखा गया आसिफ। ठीक है ना।
आसिफ लिख गया तो ये गलत वादी के नाम से वाद हो गया। अब उस गांव में आसिफ भी रहते हैं तो आसिफ के घर चला गया, ठीक है ना। तो आप इस बात को समझिए जिससे तो जो विपक्षी है उसको कन्फ्यूजन ना हो पाए, इसलिए यह यहाँ पर रखा गया है। न्यायालय पक्षकारों का नाम काट सकेगा और जोड़ सकेगा। खंड 2 है, 10 खंड 2 है, आदेश 1 नियम 10 खंड 2 कहता है न्यायालय पक्षकारों का नाम काट सकेगा और जोड़ सकेगा। न्यायालय कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम में या तो दोनों पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर या उसके बिना किसी ऐसे अनुबंधनों पर जो कि न्यायालय से न्याय संगत प्रतीत हो तो न्यायालय नाम काट सकेगा, जोड़ सकेगा। देखिए कैसे, मान के चलिए ए है और बी है। अब ए जो है बी जो है ये वृद्ध हो गए, मर गए, ठीक है। अब इनकी जगह पे इनके जो पुत्र हैं ए और बी, इनके जगह पे जिनके पुत्र हैं सी और डी आ गए, तो इनका नाम इनको काट करके बी का नाम काट करके सी डी को जोड़ दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा, कोई भी व्यक्ति वाद मित्र के बिना वाद लाने वाले वादी के रूप में, वाद मित्र किसे कहते हैं, मान के चलिए ए है, ए की उम्र, ये प्रॉपर्टी है बी के खिलाफ इसने वाद किया है, ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। ए की उम्र 7 वर्ष है, इसके पिताजी की डेथ हो चुकी है ए की, तो जो इसके चाचा हैं इसके गार्जियन हैं, ठीक है। तो गार्जियन के माध्यम से जो ए जो है बी पर केस दायर करेगा, ए जो है बी पर केस दायर करेगा, तो चाचा को वाद मित्र कहा जाएगा, जिसके इनके चाचा को ही वाद मित्र कहा जाता है, ठीक है। जब नाबालिग के संदर्भ में होता है, नाबालिग के संदर्भ में जब उसकी तरफ से कोई वाद दायर करता है तो उसे वाद मित्र कहते हैं। जिसे इंग्लिश में नेक्स्ट फ्रेंड कहते हैं, जिसे इंग्लिश में जो है नेक्स्ट फ्रेंड कहते हैं, नेक्स्ट फ्रेंड, ठीक है ना, नेक्स्ट फ्रेंड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जहां प्रतिवादी जोड़े गए, नियम 4 है, जहां प्रतिवादी जोड़े जाएं वहां वादपत्र का संशोधन, जहां प्रतिवादी जोड़ा जाएगा वहां वादपत्र का संशोधन किया जाएगा, ठीक है ना। संशोधन का मतलब जैसे जोड़ दिया जाएगा, जोड़ना समझ रहे हैं ना आप लोग, उसका नाम लिख दिया जाएगा। यदि कोई प्रतिवादी जोड़ा जाता है वहां जब तक न्यायालय अथवा निर्दिष्ट न करे वादपत्र का इस प्रकार संशोधन किया जाएगा जैसा आवश्यक हो। समन की और वादपत्र की संशोधित प्रक्रिया, ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। नियम 10 का न्यायालय की उनको संबोधन करने के लिए प्लीडर से अनुरोध करने की शक्ति, ठीक है ना। न्यायालय की उसको संबोधित करने के लिए, न्यायालय में को संबोधित करने के प्लीडर के से अनुरोध करने की शक्ति। अब जैसे कोई वादी है, उसने केस दायर तो कर दिया लेकिन कोई वकील नहीं है उसकी बात को कहने के लिए न्यायालय में, तो न्यायालय जो है किसी वकील की नियुक्ति कर सकती है। धारा ऑर्डर 1 रूल 10A में वाद का संचालन, नियम 11 है वाद का संचालन, नियम 11 है वाद का संचालन। न्यायालय किसी वाद का संचालन ऐसे व्यक्ति को सौंप सकेगा जिसे ठीक समझे। नियम 12 कई व्यक्तियों या प्रतिवादियों में से एक या अन्यों के लिए उपसंजात होना। उपसंजात का मतलब न्यायालय में उपस्थित होना, ठीक है ना, न्यायालय में उपस्थित होना। अब जैसे मान के चलिए कोई वाद पत्र है, कोई वाद है, कोई वाद है। अब वादी जो है कम से कम 10-12 हैं, 10-12 लोगों ने, अब प्रतिवादी जो हैं ये भी 10-12 हैं, ठीक है।
12 ये हैं, 13 लोग ये हैं। अब 13 लोग नहीं, हर तारीख को 13 लोग जो है न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे, या वादी की तरफ से 12 लोग उपस्थित रहेंगे। इनकी तरफ से कोई एक आदमी या इनकी तरफ से कोई एक या दो आदमी जो है न्यायालय में उपस्थित हो सकता है या हो सकेगा। ठीक है, तो इसी पे यही बताया गया है कि उपस्थित होना। उपसंजात का मतलब होता है उपस्थित होना। वह प्राधिकार लिखित रूप से होगा और उसे देने वाले पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित होगा, न्यायालय में फाइल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। असंयोजन या कुसंयोजन के बारे में आक्षेप। ठीक है ना, नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर के बारे में आक्षेप है। पक्षकारों के असंयोजन या कुसंयोजन के आधार पर सभी आक्षेप यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर जो है निपटा दिए जाएंगे। ठीक है ना, शीघ्रतम अवसर का मतलब जब न्यायालय की पहली सुनवाई शुरू होगी, कोर्ट की जब पहली तारीख पड़ेगी, ठीक है, तारीख पड़ेगी, जब कोर्ट उस मैटर को देखेगा तो वहीं से जो है इस असंयोजन और कुसंयोजन को निपटारा शुरू कर देगा, जिससे केस जो है एकदम फ्रेश हो जाए, उसके ओरिजिनल पक्षकार जो है उस केस में आ जाएं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, ओरिजिनल पक्षकार जो है उस केस में जुड़ जाए। अनर्गल पक्षकारों को जो है आउट कर दिया जाए फाइल से। तो आदेश 1 जो है मित्रों यहाँ पे समाप्त हो जाता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। बहुत समय, बहुत लंबा वीडियो हो गया है।